कॉलेज शिक्षा राजस्थान ज्ञान से सेवा की ओर ज्ञान सुधा प्रस्तुत करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रतियोगिता क्षमता विकास मार्गदर्शन एवं मोटिवेशन का कार्यक्रम, जो कि सफलता के मंत्र के रूप में आपके समक्ष है। यह ऑनलाइन लाइव सेशन है जो प्रत्येक बुधवार और शनिवार को हम आपके लिए 3:30 से 5 बजे के मध्य लेकर आते हैं। आज का चौथे दिन का दूसरा सत्र, हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध 3 विद्वान हमारे साथ जुड़े हैं। ये समूह चर्चा है जिसमें 3 विद्वानों के साथ हमारे मनोज जी पांडे राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से वार्तालाप करेंगे। हमारा विषय है प्रशासनिक सेवा परीक्षा एवं तैयारी और मार्गदर्शन हिंदी के संदर्भ में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राघव प्रकाश, हिंदी के प्रतिष्ठित विद्वान, डॉक्टर पल्लव, सहायक आचार्य और युवा आलोचक दिल्ली विश्वविद्यालय से, और डॉक्टर रवि रंजन, प्रखंड विकास अधिकारी बिहार। मैं आमंत्रित करता हूं आप सभी को। सर, आपका स्वागत है। आज के वार्ताकार डॉक्टर मनोज जी पांडे साहब, आपका हार्दिक स्वागत। मंच आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर नरेंद्र जी। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा का ये जो अद्भुत नवाचार है, जो आज की युवा पीढ़ी जो प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहती है, खासतौर से भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहती है, वह अपने विषय की कैसे तैयारी करे, कैसे अपने आप को अपडेट करे, इसके लिए यह आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा का यह नवाचार अपने आप में बड़ा अद्भुत है, बड़ा अनूठा है। मैं इस मंच से आज के हमारे इस आयोजन के आमंत्रित जो वक्ता हैं, जो इस समूह चर्चा के विद्वान हैं, सर्वप्रथम डॉक्टर राघव प्रकाश जी जयपुर से आपका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दूसरे हमारे आमंत्रित वक्ता हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में अध्यापन कर रहे डॉक्टर पल्लव, जो युवा आलोचक भी हैं। डॉक्टर पल्लव, आपका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तीसरे हमारे आमंत्रित वक्ता हैं बिहार प्रशासनिक सेवा में चयनित डॉक्टर रवि रंजन जी, जिनसे मेरी भी बात हुई है। वो चंद लम्हों में हमसे रूबरू होंगे। वो प्रशासनिक सेवाओं की व्यस्तताओं के चलते अभी मेरी ठीक बात हुई है, वो बहुत जल्दी हमसे जुड़ने वाले हैं। आप पूर्व में दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी समस्त पढ़ाई कर चुके हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में आप अध्यापन कर चुके हैं, और स्टार प्लस न्यूज चैनल में आपने बतौर संवाददाता के रूप में कार्य किया है। आज के इस समूह चर्चा के जो विद्वान हैं, वह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। डॉक्टर राघव प्रकाश बहुत लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार और मार्गदर्शक और हिंदीविद माने जाते हैं। डॉक्टर राघव प्रकाश प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने हिंदी के मार्गदर्शन और अपने रचित बहुत सारी पुस्तकों के लिए जाने जाते हैं। दूसरे हमारे जो अच्छे वक्ता हैं डॉक्टर रवि रंजन जी, उनके बारे में मैं आपको परिचय बता चुका हूँ। वे वर्तमान में प्रखंड विकास पदाधिकारी तनकुप्पा गया में कार्यरत हैं। और तीसरे विद्वान डॉक्टर पल्लव मूलतः राजस्थान के ही निवासी हैं और अपनी अध्यापन सेवाएं उन्होंने मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय से शुरू की थी, लेकिन अपनी सृजनशीलता और प्रतिभा के बलबूते वे हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में आजकल अध्यापन कर रहे हैं। मैं इस समूह चर्चा के विषय और उसके बीच वक्तव्य को मैं आपसे उद्घाटित करता हूँ। यह हमारा जो विषय है प्रशासनिक सेवा परीक्षा एवं हिंदी, उसकी तैयारी एवं मार्गदर्शन हेतु यह समूह चर्चा आयोजित की गई है। इस चर्चा का मूल उद्देश्य यह है कि प्रशासनिक सेवाओं परीक्षाओं में जो हिंदी भाषी विद्यार्थी है, जो खासतौर से हिंदी साहित्य विषय लेकर इस प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहा है, वह हिंदी विषय की तैयारी कैसे करे और किन किन बातों का ध्यान रखें और किन विषयों को किन गहनता से अध्ययन करें, उसके लिए हमारा सत्र आयोजित है। इस सत्र को हमने 3 भागों में बांटा है। प्रथम सत्र में प्रोफेसर डॉक्टर राघव प्रकाश जी हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अखंड हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के इतिहास पर केंद्रित रहेंगे। द्वितीय सत्र में डॉक्टर रवि रंजन जी हिंदी साहित्य के इतिहास में
आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल को लेकर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। और प्रति सत्र में डॉक्टर पल्लव हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का जो विषय वस्तु है उस पर अपना अनुभव और अपने टिप्स शेयर करेंगे। मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ सबसे पहले डॉक्टर राघव प्रकाश जी को कि वे आए और हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के इतिहास को लेकर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। पूरे सम्मान के साथ डॉक्टर राघव प्रकाश जी। मैं सबसे पहले कॉलेज आयुक्त श्री नायक साहब, उपायुक्त श्री गोयल साहब और कार्यक्रम के संचालक पुरोधा डॉक्टर विनोद भारद्वाज और हमारे और जो साथी वहां, उनके प्रति बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस अवसर पर मुझे आमंत्रित किया। मैं साथ साथ रवि रंजन जी का जो अभी संभवतः हमसे जुड़ने वाले हैं, और प्रोफेसर पल्लव साहब का, उनका भी मैं बहुत सम्मान करता हूं, और विशेष रूप से मनोज पांडे साहब जिन्होंने मुझे इस संदर्भ में जोड़ा और बराबर संपर्क में रहे, मैं उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मेरा काम बहुत छोटा सा है, 10 मिनट में मुझे अपनी बात कहनी है मित्रों, और मैं एक पीपीटी के माध्यम से अपनी बात को कहना चाहता हूं। थोड़ा सा जो जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खासतौर से IAS में हिंदी वैकल्पिक विषय की तैयारी कैसे करें, और उसके आप जानते हैं दो हमारे IAS जो हिंदी का प्रश्न पत्र एक है, उसमें मैं इस पर बात करूंगा, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का इतिहास पर। मित्रों, इसमें खास तौर से जो हिंदी वैकल्पिक विषय है, ये कुल 500 अंक का है और इसके 2 प्रश्न पत्र हैं, और पहला वाला है उसका पूर्णांक 250 है, दूसरे वाले का भी 250 है। जो पहला वाला है 2 भागों में बटा हुआ, एक खंड क जिस पर मैं बात करने जा रहा हूं, और पल्लव साहब उस पर बात करेंगे खंड ख हिंदी साहित्य के इतिहास पर। मैं यहीं तक अपनी बात को सीमित रखूंगा मित्रों। हिंदी साहित्य का जो पाठ्यक्रम है, इसको लेकर वो संक्षेप में मैं आपके सामने है, लेकिन बहुत संक्षेप में बताना चाह रहा हूं कि इसमें 2 भाग हैं। एक है हिंदी भाषा और दूसरा है नागरी लिपि, और इन दोनों के इतिहास पर बात की गई है। इसमें कुल 11 इकाइयां, और इसमें से 11 इकाइयों में से 2 इकाइयां वो तो नागरी लिपि पर, देवनागरी लिपि पर, और जो 9 इकाइयां हैं वो हिंदी भाषा के विकास को लेकर दर्शाने वाली है। मूल अपेक्षा यह है कि जिस भाषा को आप ले रहे हैं उसके साहित्य को समझे और उसकी भाषा को भी समझे। भाषा की अपनी भूमिका है, वो समाज के निर्माण में, साहित्य के निर्माण में, ज्ञान विज्ञान के निर्माण में उसकी अपनी भूमिका है, और हिंदी की अपनी भूमिका रही है। निश्चित रूप से हिंदी भाषा के बहुत आयाम हैं, ये केवल एक क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं है, इसने एक संपूर्ण राष्ट्र की भाषा के रूप में, स्वतंत्रता की चेतना की वाहिका के रूप में अपने काम किया है। इसलिए इस भाषा की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, और इस भूमिका को हिंदी साहित्य के विद्यार्थी को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। इसमें देखो, हम शुरू से ये कहां से पैदा होती है, तो जिस अपभ्रंश, इसकी मां अपभ्रंश है, और अपभ्रंश और हिंदी के बीच की जो कड़ी है वो अवहट्ट है, और इसकी व्याकरणिक और अनुप्रयुक्त स्वरूप को, खासतौर से इसका व्याकरण कैसा रहा है, उस व्याकरण को हमें समझने की जरूरत है। ये पहला शुरुआत है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सिद्ध और नाट्य साहित्य पर आते हैं। ये थोड़ा सा मध्यकाल में ब्रज और अवधि का साहित्य के रूप में ये क्रम जो है, IAS जिन्होंने पेपर बनाया है उसको क्रम थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन जैसा है सो है। और इसमें सिद्ध और नाट्य साहित्य, इसके बाद में अपभ्रंश के काल में ही, अवहट्ट के समय में सिद्ध नाथ उनका आगमन होता है। जनता से कैसे जुड़े रहते हैं, वो किस प्रकार की वैदिक संस्कृति रही है, उसके विद्रोह के रूप में जनता से जुड़कर और सामाजिक समरसता और समानता की बात को सामने लाकर रखते हैं। और उस बड़ी सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति, उस सामाजिक संस्कृति की वाहिका, ये हमारी हिंदी भाषा बनती है। आप सोचिए कि ये कितना बड़ा एक सांस्कृतिक भूमिका इस भाषा पर आई है, इस बात को हमें यहाँ पर समझाना चाहिए। उसके बाद में हमको मध्यकाल में खासतौर से ब्रज और अवधि, ये 2 भाषाएं साहित्यिक भाषा के रूप में रही, जिसमें हमारे साहित्यिक आचार्य बताएंगे। लेकिन ये भाषा के रूप में विकसित कैसे होती है, ये भाषा बनती कैसे है, और आप देखिए कि दोनों ये मध्यकाल का, रीतिकाल को तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो हमारा भक्ति काल है, वो भक्ति काल इस सिद्धों नाथों की पृष्ठभूमि में जैसे आता है,
उस समय वह भी भाषा जन भाषा है। तो आप देखिए कि ये जनोन्मुखता, इनकी ये जनोन्मुखता, ये हिंदी की जो जनोन्मुखता, इसको सिद्धों ने, नाथों ने और मध्यकाल के संत कवियों ने, मध्यकाल के और भक्त कवियों ने किस प्रकार से इसको समझने की जरूरत है भाषा के रूप में। और उसके बाद 19वीं शताब्दी, अब हम लोग बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी है और किस प्रकार से गिलक्राइस्ट एक हिंदी के अध्यापक स्थापित हो चुके हैं और कलकत्ता में, और वहां पर 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरलिपि दोनों का, इन दोनों का विकास कैसे होता है, ये अद्भुत घटना है। पूरी दुनिया में भाषा के विकास की एक अद्भुत घटना है कि कैसे एक भाषा, जो भाषा बोली कहाँ जा रही है और बंगाल में और ब्रिटिशर्स के द्वारा अपनाई जा रही है, और ये इतना व्यापक अध्ययन किया गया कि वह कौन सी भाषा है जो पूरे देश में उस समय उसके माध्यम से शासन किया जा सकता है। और ये अंग्रेजों का मूल्यांकन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल्यांकन है कि वह भाषा केवल खड़ी बोली हो सकती है। अब उस खड़ी बोली को यहाँ पर लिया जाता है और देवनागरी लिपि उसका माध्यम हो सकती है। अब देखिए तो अंग्रेजों ने इस देश में शासन करने के लिए एक शासनिक भाषा के रूप में वे खड़ी बोली को प्रोजेक्ट करते हैं। इसी में फिर हिंदी भाषा और नागरी लिपि, अब उनके ये वैविध्यता लिए हुए, इतना भूभाग है, बहुत बड़ा प्रदेश है। कहाँ आप देखिए हिमाचल प्रदेश से लेकर के और महाराष्ट्र तक, नागपुर तक, वहां पर तक का इतना बड़ा क्षेत्र है। राजस्थान से लेकर के और बिहार तक का इतना बड़ा भूभाग है हिंदी प्रदेश। उसके विभिन्न रूप हैं। अब उसका मानक रूप कैसे किया जाए, ये अपने आप में एक बड़ा संकट है। उस संकट का समाधान ये कैसे प्राप्त करती है, और आज सोच नहीं सकते कि एक मानक भाषा जो रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा, पुस्तकों के माध्यम से एक मानक रूप में पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक अपने आप में प्रोजेक्ट होती है, हुआ कैसे। बड़ा अद्भुत करिश्मा है कि इतनी विविधताओं का मानकीकरण इस भाषा के द्वारा किया गया। मित्रों, अब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में ये हिंदी का अपना डायमेंशन है, जो स्वतंत्रता की चेतना, इसका मतलब है कि पराधीनता से और राजतंत्र से और साम्राज्यवाद से ये भाषा कैसे उससे लड़ती है और जनता के साथ बैठ करके और जनांदोलन की वाहिका बनती है, ये इसका अपना एक डायमेंशन है। और फिर भारतीय संघ जब संविधान बन जाता है, तब भारतीय संघ की जो इस भाषा को भारत संघ की राजभाषा अपनाने की बात आती है, तब इस भाषा को ही स्वीकार किया जाता है। इसके बाद हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, क्योंकि अंग्रेजी को हमको हटाना था, अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान की भाषा बन चुकी थी, उसके विकल्प में यह भाषा कैसे आती है, इसकी प्रमुख बोलियां, उनके संबंध, देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं आदि, और मानक हिंदी की व्याकरणी, अंत में जाकर के अब मानक हिंदी का व्याकरण क्या है, ये कुल मिलाकर के हमारा पाठ्यक्रम है। मित्रों, मैं आपको यहाँ पर कहना चाह रहा हूं कि ये जो हिंदी भाषा नागरी लिपि का और हिंदी साहित्य के इतिहास है, पहला हमारा जो पेपर है, इसमें से 4 प्रश्न इसमें से आएंगे और 4 प्रश्न इसमें आएंगे। इसमें मेरे साथी बात करेंगे, लेकिन 4 प्रश्नों में से कुल मिलाकर के 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। और 8 प्रश्नों में से पहला प्रश्न, जिस पहले प्रश्न के 5 प्रश्न होंगे और दूसरे के भी 5 प्रश्न होंगे, 10-10 अंक के, ये अनिवार्य रूप से किए जाएंगे। ये तो करना ही पड़ेगा, पहला और 5वां। लेकिन ये जो है इनके फिर ये जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, इसके 3 पार्ट होंगे, 3 छोटे प्रश्न होंगे, तीसरे के भी फिर 3 होंगे और इसके भी 3 होंगे। इनमें से 2, 3, 4 में से कोई 2 आपको करने पड़ेंगे, लेकिन एक जरूर करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप 6, 7, 8 में से कोई 2 आपको करने पड़ेंगे और न्यूनतम 1 करना पड़ेगा। ये प्रश्न पत्र हल करने के तरीके के बारे में खास बात कहना चाहता हूं। आईएएस का जो तरीका है परीक्षा पद्धति का, वो बहुत अच्छा तरीका है। ये बहुत अच्छी प्रतिभाओं को परखने का तरीका ही नहीं है, आरएस का तो तरीका और भी रद्दी है। इसके माध्यम से एक सर्जनात्मक बुद्धिमान व्यक्ति को परखा नहीं जा सकता। कम शब्दों में तथ्यों को कैसे लिखा जाए, अब उसमें कुल मिलाकर के तथ्यात्मकता इतनी हावी होती है और विचारशीलता पिछड़ जाती है। ये दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ पर शीर्ष स्तर पर भी आईएएस को सबसे इंपॉर्टेंट उनकी चुनौती है कि ऑब्जेक्टिविटी कैसे रखी जाए, और उस ऑब्जेक्टिविटी की दृष्टि से छोटे छोटे प्रश्नों को उनको 150, 150, 50 शब्दों में आपको परखना, ताकि उसका मूल्यांकन सबके साथ ऐसा किया जा सके। उस ऑब्जेक्टिविटी के चक्कर में जो कुछ एक प्रशासनिक अधिकारी की जो विचारशीलता है,
जो उसका जो सोचने का, उसकी क्रिएटिविटी है, वह परखी ही नहीं जा सकती। और अगर मनुष्य के पास उत्कृष्टता, उसके दिमाग की, उसकी सर्जनात्मकता, वह अगर नहीं परखी गई तो फिर आपने किसको परखा है? ये बहुत बड़ी विडंबना है, आईएएस के स्तर पर भी और आरएएस के स्तर पर भी। देखिए, इसमें प्रश्न के मुख्य जो शब्द है कीवर्ड्स है, सबसे पहले कीवर्ड्स को पहचानना। मैंने देखा है, इतने वर्षों से पढ़ा रहा हूं मैं, 51 वर्ष हो गए मुझे पढ़ाते हुए, और खास तौर से पिछले 21 वर्ष से मैं लगातार कंपटीशन की क्लासेस भी ले रहा हूं। लगातार शिक्षा का स्तर कमजोर होता जा रहा है, बच्चों की विचारशीलता, उनकी विश्लेषणात्मक क्षमता कमजोर होती जा रही है, बच्चों को रटाया जा रहा है, और उस रटने में भाषा को पढ़ने की तमीज नहीं है, प्रश्न को पढ़ने की तमीज नहीं है। तो मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं, हर प्रश्न के कीवर्ड्स को पहचाने, ये पहली बात है। और जैसे देखिए आपने अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी के व्याकरण स्वरूप में प्रमुख अंतर। अब यहाँ पर व्याकरणिक स्वरूप पर बात करनी है केवल, और प्रमुख अंतर की बात करनी है। अरे भाई, 150 शब्दों में लिखना बस, और प्रमुख अंतर, केवल अंतर पे बात कीजिए। अगर आपने अंतर पे बात नहीं की और इधर फैल गए तो प्रश्न गड़बड़ हो गया। भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग की प्रमुख चुनौतियां, और किस रूप में? संघ की राजभाषा के रूप में। हिंदी की बहुत चुनौतियां, लेकिन संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग को लेकर प्रयोग नहीं हो पा रहा है। अब चुनौतियां अलग है, बनाने की चुनौती, भाषा को बनाने की अलग है, संरचना देने की, शब्दावली की चुनौतियां। सवाल इसका है कि आप उसके प्रयोग को लेकर, अब प्रयोग को पर आपका ध्यान नहीं गया तो आप बिल्कुल और दूसरी दिशा में चले जाएंगे। प्रश्न के अंशों को समझें और उपयुक्त महत्व दें। खड़ी बोली के विकास में संत साहित्य की भूमिका। अब आप देखिए, खड़ी बोली के विकास में संत साहित्य की भूमिका देख। पहले बहुत तो खड़ी बोली के विकास में, इसका मतलब इसकी संक्षिप्त परंपरा खड़ी बोली के विकास को एक सेंटेंस में, अगर उसके पहले संत और उसके बाद में और आजादी के बाद में सारी जो विकास की परंपरा है, इसमें संत ने क्या किया, संत साहित्य ने क्या किया। अब संत साहित्य को अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो ये बात, संत साहित्य की इसकी भूमिका क्या है, खास तौर से परवर्ती प्रतियोगिता, माफ कीजिए, राइट, परवर्ती हिंदी भाषा के विकास की दिशा। ये है इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि भूमिका कैसे तय करोगे? भूमिका तो तब तय करोगे ना कि उस भूमिका का आगे जाकर के क्या असर हुआ। अगर वह असर जो संतों ने वहां पर दिया, वो भाषा कैसे आगे चली, और वही कैसे स्वतंत्रता आंदोलन बनी, वही आम आदमी से कैसे जुड़ी। जब संत आम आदमी से जुड़े हुए थे, तब वही भाषा आगे चल करके स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आम आदमी से जुड़ती है। तो ये देखिए, जब तक इस दिशा को आप लोग स्पष्ट नहीं करेंगे, तब तक प्रश्न की मूल आत्मा को हम लोग नहीं समझ पाएंगे। प्रश्न को संक्षेप में लिखना ये बहुत बड़ी चुनौती है। 150 को ठीक है, आप 200 शब्दों तक ले सकते हैं, 20 पंक्तियां लिख सकते हैं। दिए लगभग जो स्थान दिया जाता है 20 पंक्ति में लिख लीजिए। अधिक बड़े अक्षरों में नहीं लिखें, वरना आपके पास में लिखने को कम रह जाएगा। और लिखना तो चाहिए, कंटेंट, विषय वस्तु से आपको प्रभावित करना ही है। उत्तर पर्याप्त हो तो छोटे अक्षरों में लिख लीजिए, और इसीलिए 200 शब्दों में, 225 तक भी चल जाए तो कोई बात नहीं, छोटे अक्षरों में लिखेंगे तो। कम शब्दों में लिखने का अभ्यास करें, ये अभ्यास बार बार किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर के लेखन शैली का और विचारात्मकता का है, और शब्दों को गिनने का आपको अभ्यास करना चाहिए। पहले कि 150-200 शब्द कैसे होते हैं, कितने होते हैं, बच्चों को ये तक भी पता नहीं। और संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया में वृद्धिकरण करना, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये पूरी परीक्षा की आत्मा है, चाहे आईएएस हो चाहे आरएएस हो। अगर आप संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया में, एक प्रश्न वृद्धिकरण होता है, और अगर उसको संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया में लिखेंगे तो कौन से फालतू शब्दों को हटाएं आप, और बिल्कुल काम सूत्र शैली में अगर आप लिखेंगे तो आप ठीक होंगे। प्रश्न के उत्तर की संरचना बना ले पहले से, कि पहले ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, और उसके बाद में उत्तर की अपेक्षा के अनुसार 2-3 अनुच्छेद पैराग्राफ में आप उसको लिख सकते हैं। 2 या 3 पैराग्राफ बना सकते हैं। पैराग्राफ में सुविधा होती, पहले पैराग्राफ में मुझे लिखना, दूसरे में लिखना, तीसरे में लिखना, एग्जामिनर को भी देखने की सुविधा होती है। इसमें तथ्य और उदाहरण, ये जो पेपर है ये काफी तथ्यों से भरा पड़ा है, इसमें तथ्यात्मकता बहुत ज्यादा है इसमें, लेकिन आपको तथ्य और उदाहरण तो देने पड़ेंगे, बगैर इसके आप विचार करेंगे ठीक नहीं। और उत्तर के विचार को कविता या गद्य के छोटे छोटे अंशों में, बड़ा नहीं, क्योंकि आपके पास में बड़े उदाहरण देने की फुर्सत ही नहीं है, इसलिए छोटे छोटे उदाहरण में अधिक उदाहरण दे सके और छोटे छोटे से कर सके, ताकि महत्वपूर्ण चीजों को, और वो थोड़ा सा याद रखने में भी सुविधा रहती है। बड़े को याद करना मुश्किल, लेकिन ये आप यहाँ पर क्यों बड़ा प्रस्तुति क्यों करें। उत्तर का समाहार बहुत विचारात्मक,
मैंने काफी जो आईएएस की तैयारी कराते हैं दिल्ली में और जब यहाँ भी आ गए, मैंने उनकी कोचिंग, उनकी जो पढ़ाने और सोचने की, उस पर मैंने गौर से उन लेक्चर्स को सुना, उनकी अप्रोच को सुना, और मैंने देखा कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी क्यों फेल हो रहे हैं, क्यों फेल हुए हैं। कुछ चमत्कार हो गया, कुछ आईएएस हिंदी माध्यम से, हिंदी को लेकर के, कुछ इंजीनियर्स, कुछ डॉक्टर्स वो हिंदी विषय को लेकर के और आईएएस बन गए, वो करिश्मा हो गया और हिंदी एक पॉपुलर सब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद में हिंदी की काफी स्थिति खराब हो गई। ये पिछले कई वर्षों से हो रहा है, हिंदी माध्यम की होगी। उसका वजह है, उसकी वजह है कि वहां पर विचारशीलता शिक्षकों में ही नहीं है। अगर आप भाषा एक समाज की आत्मा से निकलती है, अगर वो समाज की थॉट प्रोसेस क्या है, अगर उस थॉट प्रोसेस से विषय भाषा को नहीं कनेक्ट करेंगे, अगर वह विचारशीलता वहां तक नहीं पहुंचाएंगे, साहित्य तो है ही, साहित्य तो एक युग की संवेदना को व्यक्त करता है। अगर साहित्य की उस संवेदनशीलता को अगर विद्यार्थी में नहीं जियाया जाएगा, तो फिर बताइए वो किस आवेश के साथ, किस आवेग के साथ में अपनी कलम से अच्छा उत्तर लिखेगा। इसलिए बहुत बड़ा संकट जो है वो विचारशीलता का, हर संवेदनशीलता का है। अगर विद्यार्थियों को उस लेवल पर नहीं लाया जाता, अगर वो केवल एक मस्खरेपन ढंग से और तथ्यों को प्रस्तुत करने की ढंग से और एक व्यापारिक ढंग से अगर हम चीजों को समझाएंगे, तो हिंदी सब्जेक्ट में लेने वाले बच्चे पास कैसे होंगे, उनको ज्यादा मार्क्स कैसे आएंगे। बहुत बड़ा संकट बता रहा हूं मैं आपको इस समय। और इसलिए ये विचारात्मकता उसमें होनी चाहिए। अपभ्रंश और प्रारंभिक कैसे देखें, अपभ्रंश और आरंभिक हिंदी के व्याकरण स्वरूप में प्रमुख अंतर, एक प्रश्न है, बिल्कुल तथ्यात्मक प्रश्न है। लेकिन सवाल यह है कि हिंदी का व्याकरण स्वरूप, हिंदी के व्याकरण स्वरूप की सामाजिक मनोवैज्ञानिक क्या आवश्यकता पैदा हुई और उसका हिंदी का आमजन के व्यक्ति पर दूरगामी प्रभाव क्या पड़ा। जब तक आप इसको नहीं बताएंगे कि वह समाज जो राजतंत्रीय समाज था, वह अपभ्रंश का समाज था, और अपभ्रंश के समाज से फिर किस प्रकार से जनता मुक्त हो रही है, राज्य से मुक्त हो रही है, और जनता का सांस्कृतिक अपना अस्मिता बन रही है, और वह सांस्कृतिक अस्मिता उसकी अभिव्यक्ति पर क्या असर कर रहा है। जब तक इस मूल आत्मा को नहीं निकालेंगे, तब तक अपभ्रंश से हिंदी की भिन्नता कैसे बताएंगे। इस भिन्नता को आपको बताना बहुत जरूरी है मित्रों। खड़ी बोली के दूसरा उदाहरण, या बस समाप्त कर रहा हूं, या समाप्ति की ओर से संत साहित्य, लोक धर्मिता और खड़ी बोली की लोक धर्मिता का संबंध, अगर आप इसको नहीं बताएंगे तो फिर आप नहीं होंगे। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा में प्रमुख कारण क्या थे, इसको स्पष्ट कीजिए। तो अगर अंग्रेजी की तुलना में भारत की वैकल्पिक भाषाओं में से हिंदी की क्या चुनौती है, अगर इसको नहीं प्रस्तुत करेंगे तो क्या करेंगे। अगर हिंदी की जनोन्मुखता को नहीं बताएंगे, हिंदी का अखिल भारतीय संस्कृति से क्या संबंध है, और खासतौर से कबीर, तुलसी, इन्होंने हिंदी भाषा को कैसे लोक के निकट ले गए, ये नहीं बताएंगे तो क्या होगा। ये मैं लास्ट में आधारभूत पुस्तक आपको बताना चाह रहा हूं। इसके लिए अब ये उदयनारायण तिवारी की बहुत प्यारी अच्छी पुस्तक है, बहुत रिसर्च बेस्ड है। भोलानाथ तिवारी की हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की विकास यात्रा, डॉक्टर राम प्रकाश की बहुत आईएएस के लिए बहुत काम की पुस्तक है। और हिंदी भाषा का विकास प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। और प्रयोजन मूल्य की विनोद गोदरे की भी है। और कोचिंग संस्थानों के नोट्स उन्होंने काफी मेहनत करके नोट्स अच्छे बनाए हैं, आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बस मैं अपनी बात यही कहना चाहता हूं। आपने मुझे समय दिया, समय लगता है कुछ ज्यादा ले लिया, क्षमा प्रार्थी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर कि आपने गागर में सागर ऐसे विषय को जो हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य का विद्यार्थी भी लगभग इसे अछूता ही समझता है, उसको बहुत ही रोचक ढंग से, बड़े वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया। अब मैं आमंत्रित करता हूं आज के हमारे इस सत्र के विधि वक्ता डॉक्टर रवि रंजन जी को कि वे आएं और हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, इस पर अपनी व्यू रचना और अपने अनुभव हमसे साझा करें। डॉक्टर रवि रंजन जी, स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार सर, मेरी आवाज जा रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। प्रशासनिक सेवा परीक्षा एवं हिंदी विषय पे आयोजित इस सेमिनार में पूर्व वक्ता रह चुके डॉक्टर राघव प्रकाश सर, अग्रज आदरणीय पल्लव सर और संयोजनकर्ता डॉक्टर मनोज पांड्या सर का आभार। मैं माफी चाहूंगा, मैं थोड़ी देर से जुड़ पाया क्योंकि बिल्कुल भागते हुए इस सेमिनार में समय पे आने के लिए रास्ते में था। कुछ हद तक मैंने सुना डॉक्टर राघव प्रकाश सर को जो हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र 1 के खंड क की बातें कर रहे थे। मैं सीधे
प्रश्न पत्रों की विवेचना से पहले जो आपका विषय है प्रशासनिक सेवा परीक्षा एवं हिंदी, वक्त की सीमा देखते हुए मैं उसमें कुछ एक बातों से अपनी बात प्रारंभ करूंगा। बात एक तरह का दोहराव है, क्योंकि प्रशासनिक सेवा परीक्षा में जब विद्यार्थी आते हैं, जिस उम्र में आते हैं, एक खास आकर्षण से घिंचे आने की वजह से वो इस परीक्षा की सफलता और असफलता को अपने जीवन का सबसे बड़ा ध्येय मान बैठते हैं। तो उनसे मेरी गुजारिश है कि आप प्रवेश कर रहे हैं तो ये एक बेहद प्रतिष्ठित परीक्षा है, आपका स्वागत है। आपकी हौसला अफजाई और आपके मंजिल को आसान बनाने के लिए हम लोग हैं। लेकिन एक बात जोड़ना चाहूंगा कि परिणाम आपके जीवन को तय नहीं करेंगे। अगर आप सफल हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको आपके आगामी कार्य क्षेत्र के। अगर आप किन्हीं कारणों से असफल हो जाते हैं तो इसके आगे भी एक जहान है और वो बहुत खूबसूरत जहान है। इस तैयारी के दरमियान जो आपको विषयगत संपन्नता मिलेगी वो जीवन में बहुत काम आएगी। इसलिए परिणाम को जीवन का जीवन की अंतिम उपलब्धि ना माने। ये एक खूबसूरत पड़ाव है जो आपको सामाजिक प्रतिष्ठा देता है, आपकी आर्थिक दुश्वारियों का समाधान करता है। तो दृष्टिकोण ये होना चाहिए परीक्षा में आने का कि एक समय विशेष पे मैं अपनी मुकम्मल तैयारी करूंगा। इसलिए एक तो वो पक्ष ध्यान रखना है। दूसरा, अन्य प्रतियोगिता परीक्षा और सिविल सर्विस में एक बड़ा फर्क है कि आप सिविल सर्विस में टेस्ट मैच स्पिरिट के साथ आते हैं। ये 2 महीने और 1 महीने का मामला नहीं है, कमोबेश 1.5 वर्ष का मामला है। इसलिए तैयारी के दरमियान जो आपकी दिनचर्या है, आपकी जो मानसिकता है, इसमें जरा इत्मीनान, जरा ठहराव बहुत अपेक्षित है। ये इसलिए अपेक्षित है क्योंकि कुछ लोग तैयारी के पहले दिन से इतने धीर गंभीर बन जाते हैं कि कई बार अनुकूल परिणाम नहीं होने से वो डिरेल्ड हो जाते हैं। इसलिए इसमें सहज होकर सतत अभ्यास करना है और एक सटीक रणनीति के साथ वो अभ्यास करना है। अब मैं सीधे आता हूं कि वो सटीक रणनीति क्या होगी, खास तौर पर जिस पेपर की चर्चा करने के लिए मुझे अधिकृत किया गया है। तो एक बात तो आप जानिए कि आप कोई अनोखे व्यक्ति नहीं हैं, एडमंड हिलेरी की तरह कि आप पहली बार कुछ करने जा रहे हैं। प्रतिवर्ष 1000 के आसपास की संख्या में लोग सिविल सर्विसेज निकाल रहे हैं। इसलिए इसको लेके एक जो हवा है, उस हवा को जरा खूंटी पे टांग कर आइए और फिर हम लोग इस पे बात करेंगे। आप जैसे ही हर एक वर्ष विद्यार्थी इसमें शामिल होते हैं और आप जैसे विद्यार्थियों में ही जो सटीक रणनीति में सतत अभ्यास के साथ बढ़ते हैं, उनका नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में होता है। तो इसके किसी तरह की उम्मीदों के भार से हटा के मैं सीधा आपको कहूंगा कि आप खुशकिस्मत हैं कि आपने एक सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में शामिल होने का निर्णय लिया। और इसकी खास बात यह है कि इसका एग्जामिनेशन कैलेंडर बहुत ही डिफाइंड है, अनावश्यक डिले नहीं होता है। इसका पाठ्यक्रम बहुत सुव्याख्यायित है, बहुत पारदर्शी और वैज्ञानिक। आप के स्तर पे अगर तैयारी सटीक दिशा में हो तो फिर सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं, और सिविल सर्विसेज जब मैं कह रहा हूं तो इसमें संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ विभिन्न राज्यों में आयोजित होने वाली राज्य सेवा आयोग की परीक्षाओं के संबंध में भी बात कर रहा हूं। यद्यपि जो विषय का मैं विश्लेषण कर पाऊंगा वो मुझे चूंकि कल ही मिला है, तो मैं यूपीएससी के टेक्स्ट पे ही और सिलेबस पे ही ज्यादा बात करूंगा। यूपीएससी में अन्य किसी भी चाहे जीएस का पेपर हुआ हो, चाहे आपको हिंदी और अंग्रेजी का जो पासिंग मार्क्स का पेपर है, इसमें आपके लिए पास चुनाव नहीं है। और आप जानते हैं कि यूपीएससी में प्रतियोगिता इतनी कड़ी है कि अगर आपने विषयों के चुनाव में अपेक्षित गंभीरता नहीं बरती, 15-20 नंबर में आप बहुत बड़े रैंक के फासले में पड़ जाते हैं। 1-1, 2-2 नंबर पे 25-25 लड़के रहते हैं। इसीलिए वैकल्पिक विषय का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और उसी वैकल्पिक विषय के रूप में हम लोग हिंदी की बात करेंगे। वैकल्पिक विषय को लेके कई विद्यार्थियों में भ्रम होता है कि भाई वैकल्पिक विषय के चयन की कसौटियां क्या हों। कुछ लोगों को लगता है कि विषय रोचक है इसलिए हम हिंदी साहित्य ले लेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि इसका सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। कईयों को ये रहता है कि मेरी पृष्ठभूमि हिंदी की है इसलिए मुझे हिंदी लेना चाहिए। और कुछ लोगों को लगता है कि हिंदी में स्कोर्स अच्छे होते हैं। तो मेरा मानना है कि रुचि के लिए आप सिविल सर्विसेज की तैयारी मत कीजिए। रुचि के लिए आपकी पूरी उम्र पड़ी है। सिलेबस आपको, अगर आप इस सिलेबस को मानक पुस्तक जो अलग अलग विषय पे अलग अलग बड़े लेखकों ने लिखी है उसके हिसाब से पढ़ेंगे तो ये छोटा दिखने वाला सिलेबस
एक तरह से बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है। तो हिंदी आप सिर्फ इसलिए चुनिए कि हिंदी एक बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। किसी भी वैकल्पिक विषय के चुनाव के पीछे इकलौता कारण यह होना चाहिए कि पिछले कई वर्षों में वह विषय स्कोर के लिहाज से कैसा रहा है, और 2013 के बाद जब से मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय केवल एक दिया गया है, ऐसे में एक सफल अंक दिलाने वाले विषय के तौर पे हिंदी की प्रतिष्ठा है। हिंदी आप जानते हैं मानविकी का हिस्सा है, और आप इतिहास, ज्योग्राफी, पबेड, सोशियोलॉजी, इन सारे विषयों के 2013 से लेके अब तक के ट्रेंड देखेंगे तो 295 से 310 के आसपास के नंबर हैं। जबकि हिंदी का जो मैंने पिछले 5-7 वर्षों का ट्रेंड देखा है वो एवरेज 305 से लेके 344 2018 का हाईएस्ट मार्क्स है। तो अगर आप मेंस की परीक्षा में वैकल्पिक विषय में किसी अन्य विषय के अभ्यर्थियों से 20 अंकों का लीड लेते हैं तो यह लीड आपको आईएएस बनाने में, आईपीएस बनाने में, जो प्रीमियम सर्विसेज हैं, उसमें बहुत निर्णायक भूमिका अदा करता है। इसीलिए बैकग्राउंड, रुचि, सिलेबस कैसा है, इन बातों को भूलकर, चूंकि आप सिविल सर्विसेज में जब आए हैं तो आपके पास ना तो सामान्य ज्ञान में चॉइस है, ना तो निबंध में चॉइस है, चॉइस केवल एक है वैकल्पिक विषय में। तो आपने एक सही वैकल्पिक विषय का चयन किया है, हिंदी का चयन किया है। अब हम लोग हिंदी के सिलेबस की अगर बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके प्रश्न पत्र 1 के खंड ख का हिस्सा है। इसमें पहला टॉपिक है हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता मत, साहित्य इतिहास की, साहित्य क्यों महत्वपूर्ण है समाज में, इसको लेके बातचीत होनी है। और हिंदी के साहित्य के जो इतिहास लेखन की परंपरा है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन से लेके कम से कम बच्चन सिंह तक, जो जिन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है, इस परंपरा का जिक्र होता है। अब आपके पास ना तो बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास सिविल सर्विस में पढ़ने के लिए मैं सलाह दूंगा, ना ही जॉर्ज ग्रेसन की बात करूंगा, क्योंकि अगर इन इतिहासकारों को आप पढ़ने लगे तो ये तो तय है कि आप हिंदी के इतिहास के जितने बड़े जानकार बन जाएं, इस पेपर में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। हिंदी के छोटे सिलेबस की एक बड़ी समस्या यही है कि इसके हर एक विषय पर अलग अलग प्रामाणिक और महत्वपूर्ण विद्वानों की पुस्तकें हैं। इसलिए जब मैं पुस्तक पे जिक्र करूंगा तो हो सकता है ये थोड़ा अजीब भी लगे, मैं कुछ कोचिंग्स को रेफर करूंगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो प्रामाणिक इतिहास की किताब सबसे ज्यादा मानी जाती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, पढ़ें। मैं लेकिन जो 2 पुस्तकें हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए सजेस्ट करूंगा, वो पहली पुस्तक है विश्वनाथ त्रिपाठी की हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। ये किसी जमाने में एनसीईआरटी की पुस्तक हुआ करती थी, अब इसे शायद मैकमिलन या लॉन्गमैन ने छापा है, वो आप लोग जरा पता कर लेंगे, उसका कुछ शीर्षक बदला है। ये बिल्कुल 150-200 की किताब है, जो किसी सिविल सेवा के अभ्यर्थी के लिए पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा की जो महत्वपूर्ण प्रस्थापनाएं हैं और उसमें जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, उनके विषय में जो जरूरी और परीक्षोपयोगी सूचनाएं हैं, वो बेहद प्रांजल भाषा में विश्वनाथ त्रिपाठी सर ने लिखी है। विश्वनाथ त्रिपाठी सर की किताब को आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामस्वरूप चतुर्वेदी सर की एक किताब है हिंदी साहित्य संवेदना और विकास, इन दोनों से ऊपर रखने की वजह ये नहीं है कि उनका विश्लेषण इन दोनों से ज्यादा बड़ा है, उन्होंने उन दोनों की चीजों के अतिरिक्त, आप अगर सिलेबस देखेंगे तो मात्र आपको 150 शब्दों में लिखना है, मतलब आपके उत्तर में गागर में सागर वाली प्रकृति होनी चाहिए और यह अच्छी भाषा में होनी चाहिए। इस लिहाज से मैं कहता हूं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी सर की किताब बेहद अच्छी है। यह आपका विषय में बहुत शानदार तरीके से प्रवेश कराएगी। इसको पढ़ लेने के बाद आप इतिहास लेखन की परंपरा की जो महत्वपूर्ण डिबेट्स हैं उनसे भी रूबरू हो जाएंगे, और फिर आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक कविता, रीतिकाल, कथा साहित्य की जो भी सिलेबस में चीजें हैं उनका आपको एक संक्षेप परिचय मिल जाएगा। इस किताब के बाद आप रामस्वरूप चतुर्वेदी सर की एक किताब है हिंदी साहित्य संवेदना और विकास, वो भी कोई 300-325 पृष्ठ की किताब है, जिसकी भाषा शानदार है और जिसका विश्लेषण विश्वनाथ त्रिपाठी सर की किताब से कहीं ज्यादा गहरा और पैना है। इस किताब की एक अच्छी बात क्या है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में जितनी बड़ी डिबेट्स हैं, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की और हजारी प्रसाद द्विवेदी सर को भक्ति काल के लेके डिबेट हो, आदिकाल के नामकरण को लेके डिबेट हो,
छायावाद को लेकर जो अपनी समय में डिबेट्स चली हैं, तो हिंदी साहित्य में अलग अलग कालखंडों में विश्लेषण परक जो भी द्वंद्व हुए हैं, उन द्वंद्वों का न सिर्फ यहाँ उचित संतुलित समाहार आपको दिखेगा, बल्कि हिंदी रचना परंपरा में जितने महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, चाहे आपको विद्यापति हो, अमीर खुसरो हो, कबीर हो, सूर हो, घनानंद हो, आपके निराला हो, पंत हो, इन सब पर आपको लगभग 150-200 शब्दों में मुकम्मल विश्लेषण और उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को संदर्भ में रखकर किया गया विश्लेषण मिलेगा। इसलिए मेरी सलाह होगी कि आप हिंदी साहित्य के इतिहास में विषय प्रवेश के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी की हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास और राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की हिंदी साहित्य संवेदना और विकास का अध्ययन अवश्य करें, और ये अध्ययन आप बार बार करें। यूपीएससी में एक बड़ा खतरा क्या होता है, अपनी तैयारियों को समेटने का, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है और हम जैसे कई लोग आपको इतनी किताबों का नाम बता देंगे कि आप किताबों की भूल भुलैया में आप भटक जाएंगे। ये बहुत जरूरी है कि आप पिन पॉइंट स्टडी करें, इसलिए प्रत्येक विषय पे 1 या 2 जो सधी हुई किताब है उसका अध्ययन करें, या किसी 1-2 कोचिंग संस्थानों पर आप भरोसा करें। आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आधुनिक काल से पूर्व की 3 महत्वपूर्ण कालखंड हैं, जिन कालखंडों का नामकरण मोटे तौर पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कालखंड विशेष में जो प्रचुर मात्रा में रचनाएं हुई हैं, उन रचनाओं की प्रवृत्तियों का जो प्रधान रचनात्मक प्रवृत्तियां हैं उसके आधार पर नामकरण किया है। आदिकाल किया, उस आदिकाल हालांकि हजारी प्रसाद द्विवेदी का नामकरण है, उन्होंने वीर गाथा काल कहा था, क्योंकि वीर गाथा काल का आधार था कि बहुत सारी वीर गाथात्मक रचनाएं लिखी गई। आपको हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने में एक और दृष्टि काम आएगी। जब आप इतिहास पढ़ रहे हो उसी समय आप पेपर 2 का जो आपका पद्य और गद्य साहित्य का हिस्सा है उसको जरूर देखें। मसलन जब आप हिंदी साहित्य का आदिकाल पढ़ रहे होते हैं, तो आदिकाल पढ़ने पे आप जब गद्य पाठ देखेंगे तो आप देखेंगे कि आदिकाल के किसी भी कवि पर, किसी भी रचनाकार पर आपको पद्य साहित्य जो पार्ट 2 का पेपर 1 है उससे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो जाहिर है कि आपका जो समय जाना है वह समय आदिकाल की प्रवृत्तियों के विश्लेषण और जो 4 रचनाकार दिए हुए हैं, चंद्रबरदाई, खुसरो, हेमचंद्र और विद्यापति, इन पर ज्यादा आपको फोकस करना है। उसमें भी आपको खुसरो, विद्यापति और चंद्रबरदाई ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन चारों में भी अगर आप 2 कहेंगे तो खुसरो और विद्यापति बहुत महत्वपूर्ण है। खुसरो का महत्व इसलिए है कि वो हिंदी के पहले ऐसे कवि हैं जिनके समय की रचनाओं में भाषा जो है अपभ्रंश से खड़ी बोली की ओर आकार लेती हुई दिखती है। खुसरो की मुकरिया और दोहे आपने खूब सुने होंगे, उनका मैं यहाँ दोहराव नहीं करूंगा। उसी तरह विद्यापति मैथिल परंपरा के कवि हैं, लेकिन विद्यापति की पदावली एक ऐसी शाहकार है जिसकी वजह से वो न सिर्फ लोकप्रिय हुए बल्कि स्पष्ट हो गया कि जो पुरानी हिंदी है उससे हम लोग नई हिंदी की ओर आ गए। अब आते हैं हम लोग भक्ति काल में। जो हिंदुस्तान के साहित्य की पूरी रचना परंपरा है, उस रचना परंपरा का उत्कर्ष अगर हिंदी भाषा में कहीं दिखाई देता है तो वो भक्ति काल में दिखता है। और भक्ति काल एक पूरे देश में जो भक्ति आंदोलन चला, उस भक्ति आंदोलन की रचनात्मक निष्पत्ति है। आप जानते हैं कि भक्ति आंदोलन का प्रभाव साहित्य पे पड़ा, अन्य कलाओं पे पड़ा, संगीत पे पड़ा, मूर्ति कला पे पड़ा। तो साहित्य में जो भक्ति काल का सर्वाधिक रचनात्मक स्वरूप दिखता है वो हिंदी साहित्य में उसको भक्ति काल कहते हैं। और इसके 4 बड़े स्तंभ हैं। भक्ति काल की 2 शाखाएं बताई गई हैं कि एक आपकी सगुन शाखा है और एक निर्गुण शाखा है। सगुन शाखा में जो भक्ति के आलंबन है, जो आपके ईश हैं, वो आपके वो अवतार लेते हैं और उस अवतार लिए गए ईश की आराधना करके सूरदास और खासतौर पे तुलसीदास उनके माध्यम से जनोन्मुखता की बात करते हैं, करुणा की बात करते हैं, शरणागत की बात करते हैं और अपने समय की विडंबनाओं को दर्ज करते हुए तुलसीदास रामराज की कल्पना करते हैं। और सूर भी जो रासलीला का पूरा प्रसंग है वो कहीं ना कहीं एक मध्यकालीन पराधीनता और उस संप्रदाय के बीच स्त्री की उन्मुखता की बात करते हैं। आप गौर करेंगे कि सूरदास का जो रचना क्षेत्र है ये वही क्षेत्र है जहां खाप पंचायतें सक्रिय हैं। जहां आज खाप पंचायतें सक्रिय है वहां सूरदास की गोपियां आप देखिए कि कृष्ण के साथ रास कर रही हैं। तो अगर
सूर की को आप विस्तार में पढ़ेंगे तो सूर का काव्य केवल लौकिक काव्य नहीं है, उसमें एक गहरी आध्यात्मिकता भी है। और उस आध्यात्मिकता के आर एक वृंदावन में ऐसा स्वप्न रचते हैं जिस स्वप्न में कृषक संस्कृति के साथ स्त्री मुक्ति का भी स्वप्न है। तो थोड़ा ये समाप्त दोनों, कीजिए। अच्छा सॉरी, समाप्त। सगुण शाखा की ये लोग हो गए। निर्गुण शाखा में दो लोग हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा में आपके कबीर आएंगे और प्रेमाश्रयी शाखा में जायसी आएंगे। वक्त का दबाव है, ये ऐसे विषय हैं जिनको कई क्लासेस में पढ़ाया जाता है, इनको हम लोग को शॉर्ट में ब्रीफ करना है। और रीतिकाल हिंदी साहित्य में अपने कहने के अंदाज की वजह से लोकप्रिय है। इनके पास कहने के लिए कोई ऐसी बहुत खास अंतर्वस्तु नहीं थी। और रीतिकाल की रचना को भी तीन प्रवृत्तियों पे बांटा गया है, एक है रीतिबद्ध, एक है रीति सिद्ध और एक है रीति मुक्त। रीतिबद्ध है कि जो पुरानी एक परंपरा थी, लक्षण ग्रंथों में जैसे कुछ लक्षण डाल दिए जाते थे, उन लक्षणों का वर्णन करते हुए उन लक्षणों के साक्ष्य के तौर पे काव्य रचा जाता था, वो हमारा रीतिबद्ध कवि है। केशव उस परंपरा के प्रधान कवि हैं। रीति सिद्ध हैं, जो लक्षणों की बात तो अपने काव्य में नहीं करते, किंतु उन लक्षणों को सिद्ध करने वाले पंक्तियों की रचना करते हैं, दोहों की रचना करते हैं। बिहारी की सत्सई इस मामले में महत्वपूर्ण है। और तीसरे कवि जो हैं, जो रीति काल की ही परंपराओं के निषेध से निकले, वो रीति मुक्त कवि हैं। इन कवियों में आपको बिहारी, घनानंद और पद्माकर प्रश्न के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और भक्ति काल में तो कबीर, जायसी और सूर, तुलसी, ये तीनों महत्वपूर्ण हैं ही। मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, इससे पहले मैं छोटी सी, सर 2 मिनट का वक्त लूंगा। मैं विद्यार्थियों को ये जरूर कह दूं कि हिंदी साहित्य में किताबें बहुत हैं और उन किताबों को पढ़ने में आपको परेशानी होगी। मैं 4 लोगों के नाम बताऊंगा। अगर आपको डॉक्टर रामेश्वर राय, जो पहले उत्कर्ष क्लासेस लिया करते थे, उनके अगर हिंदी साहित्य के पूरे नोट्स मिल जाएं, बेहतरीन नोट्स हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। वो आप चूंकि कई वर्षों से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो उनकी जगह आप डॉक्टर विकास देवी कीर्ति हैं, जिन्होंने बहुत ही वस्तुनिष्ठ तरीके से हिंदी साहित्य में जो सिलेबस है और जो उनके प्रश्नों जो प्रश्न आ रहे हैं, उन सारे सेक्टर्स को कवर करने के नोट्स तैयार किए हैं। एक डॉक्टर सर्वेश हैं, जिनका नाम उतना नहीं है, लेकिन बहुत मेहनती और बहुत महीन शिक्षक हैं। और एक पुरानी पीढ़ी के शिक्षक में बलराम तिवारी हैं, जिनके पास हिंदी साहित्य के सभी नोट्स बहुत ही अच्छे हैं। तो आप रामस्वरूप चतुर्वेदी और विश्वनाथ त्रिपाठी सर की किताबों को पढ़ने के बाद अगर आपको कोचिंग की दरकार है, इन 4 में से किन्हीं को ले लीजिए। याद रखिए कि सिलेबस का बार बार अध्ययन कीजिए। मानक पुस्तक या मानक जो पाठ्य सामग्रियां, उनका निरंतर अध्ययन कीजिए और विगत वर्षों के प्रश्नों को देखकर बारंबार उत्तर लेखन का अभ्यास कीजिए। याद रखिए, यूपीएससी में सफलता इन्हीं 3 चीजों पे होगी। आप कितना पढ़ते हैं, उस पढ़े को कितना सटीक तरीके से परीक्षा में लिखते हैं, और जो भाषा की शब्द सीमा है, उसके भीतर आप गागर में सागर भरने वाली शैली अगर ले आते हैं, तो यकीन मानिए यूपीएससी या अन्य स्टेट पीसीएस में हिंदी एक बहुत अच्छे अंक दिलाने वाले वैकल्पिक विषय के तौर पे आपकी मदद करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रवि रंजन जी। कहा जाता है, माना जाता है, अनुभव से निकला होगा काम। डॉक्टर रवि रंजन जी ने अपनी लंबी प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी को बहुत ही संक्षिप्त समय में, चूंकि समय की अपनी बाध्यताएं हैं इस कार्यक्रम की, लेकिन उन्होंने पूरे अपने ये समय में पूरी व्यू रचना को हमसे साक्षात किया और रूबरू कराया। आपका अतिशय आभार। अब मैं आमंत्रित करता हूँ इस सत्र के कड़ी के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापन करा रहे युवा आलोचक डॉक्टर पल्लव को व्याय और हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल की तैयारी और उसके अध्ययन अनुशीलन पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। पूरे सम्मान के साथ डॉक्टर पल्लव। धन्यवाद पंड्या साहब। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त कर दूं पंड्या साहब का, मेरे कॉलेज का, चित्तौड़ गवर्नमेंट कॉलेज का, जहां से मैंने अपनी बीए की, एमए की पढ़ाई की। संयोग की बात है, सौभाग्य की बात है कि उसी कॉलेज के बैनर के अंतर्गत तत्वावधान में मुझे आज आपने बोलने के लिए चुना और समय मेरे लिए मुझे इसके लिए उपयुक्त समझा, उसका मैं आभारी हूँ। बहुत सारी अच्छी बातें हम लोगों ने
अभी सुनी डॉक्टर राघव प्रकाश जी से और मेरे मित्र और पुराने सहयोगी डॉक्टर रवि रंजन जी से। मैं एक जल्दी से एक बात ये कह दूं यहाँ कि राघव प्रकाश जी ने बहुत सारी बातें, बहुत सारी अच्छी किताबों का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने एक किताब का जिक्र नहीं किया जिसका नाम था हिंदी भाषा, और जिसके लेखक का नाम है डॉक्टर राघव प्रकाश। ये उनकी अपनी एक तरह से मैं कहूंगा कि शिष्टता कह लीजिए, बड़प्पन कह लीजिए, कि वो अपनी किताब का जिक्र नहीं कर रहे थे। लेकिन मैं आप सब लोगों से, जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो युवा विद्यार्थी हमारे देख रहे हैं, उन सब से मैं आग्रह करूंगा कि उस किताब का जरूर अध्ययन करें। मैंने उस किताब को पढ़ा है एक अध्यापक के रूप में, और मैंने ये पाया है कि वो किताब हमारे काम की है। रवि रंजन ने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी, वो चूंकि खुद सिविल सर्विसेज की प्रक्रिया से निकले हैं, और उन्होंने हमारे कॉलेज में, हिंदू कॉलेज में पढ़ाया भी है, और वो दिल्ली विश्वविद्यालय के टॉपर रहे हैं। तो वो एक असल में क्या होता है कि एक तो होता है ज्ञान, जो कि अनंत है, अथाह है, महासागर है, और एक दूसरा होता है कौशल। कौशल आपको चीजों को संक्षेप में, जैसे मैं अभी देख रहा था कैसे डॉक्टर राघव प्रकाश जी, जिनका इतना लंबा अनुभव है इन सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों की मदद करने का, तो उन्होंने कितनी कितने कितने प्रभावशाली ढंग से और कितनी संक्षिप्त समय में कितनी सारी बातें कह दी। तो वो एक उनका, उन्होंने जो अपने भीतर इन सारी चीजों के लिए जो उनका कौशल है वो हम देख रहे थे। मैं सबसे पहले तो, अगर इस कार्यक्रम को कोई फर्स्ट ईयर के बच्चे देख रहे हैं, अगर कोई फर्स्ट ईयर के बच्चे जो फर्स्ट ईयर में आए हैं, इस साल आने वाले हैं 12वीं पास करके, और वो अगर आगे जाकर सिविल सर्विसेज के लिए ही बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं, उन हिंदी एक मिनट के लिए भूल जाइए। मैं उन सब लोगों से एक अनुरोध करूंगा, हमारे जमाने में जब मैं पढ़ता था तब इतनी न तो बुद्धि थी, ना इतना कोई बताने वाला था, लेकिन आप लोगों के पास वो सब दिक्कतें नहीं है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी आपके मन में कहीं है, किसी कोने में है, आज से, जब आप बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन लेने वाले हैं, आज से आप इस बात के लिए अपने आप को संकल्पबद्ध कर लीजिए कि मैं आने वाले 3 सालों में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ उस समय का कैसे सदुपयोग करूं, जिससे मैं जब सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं देने के लिए अर्हता प्राप्त कर लूं, तब मेरी एक बेसिक तैयारी, एक प्रारंभिक तैयारी हो जाए। क्योंकि जैसा कि हम अभी दोनों विद्वानों की बात सुन रहे थे, ज्ञान तो अनंत है, जितना पढ़ेंगे आप उतना आपको लगेगा कि ये और पढ़ लूं, ये और पढ़ लूं। हिंदी साहित्य के इतिहास की बात कर रहे थे रवि रंजन, बिल्कुल सही बात है। आप रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद में आपको 10 और ऐसी किताबें मिल जाएंगी जिनके बारे में आपको लगेगा कि हाँ, ये भी पढ़ लेनी चाहिए, ये भी पढ़ लेनी चाहिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज्ड हो जाएं और आप किताबों की भूल भुलैया में भटक जाएं। लेकिन अगर आप अपने समय का सदुपयोग करते हुए आप एक सिस्टमेटिक ढंग से चीजों को देखेंगे और तैयार करेंगे, तो दिक्कत नहीं होगी। एक और दूसरी बात मैं आपको, जो उत्तरों के संबंध में, प्रश्नों के उत्तर देने के संबंध में जो एक बहुत बढ़िया बात बताई थी राघव प्रकाश जी ने, कि देखिए, आपको अगर 250 शब्दों की सीमा है, तो इसका यह मतलब नहीं कि आपको 250 लिखने हैं। इसका मतलब ये कि अधिकतम 250 शब्दों में अपनी बात कह देनी है। यानी कि वहां आपकी परीक्षा इस बात की हो रही है कि आप कम शब्दों में बढ़िया से बढ़िया बात कैसे कह सकते हैं। यानी कि इसको इसको आप ऐसे समझिए कि आप किसी शादी में गए हैं, वहां लड्डू का थाल आपके सामने है, आप 100 लड्डू खा सकते हैं, लेकिन आप अपने पेट की सीमा और अपने 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 स्वाद की सीमा दोनों को जानते हैं। आप उतना ही खाएंगे ना जितना आपके लिए अनुकूल हो। ठीक वही आप इस चीज को यहाँ ऐसे समझिए। और दूसरी एक और बात जो बहुत अधिक ध्यान देने की है, वो ये है कि आप जो संभावित उत्तर हो, जो संभावित प्रश्न है, आप अगर तैयारी करते हैं, गहराई से तैयारी करते हैं, गंभीरता से तैयारी करते हैं, पुराने प्रश्न पत्रों को भी देखते हैं, तो निश्चित रूप से आप उनको देखते हुए, उनको समझते हुए, आप अपने लिए क्या सवाल हो सकते हैं उनका भी आप चुनाव कर सकते हैं, उनका आप अनुमान कर सकते हैं। चुनाव की बजाय मुझे अनुमान कहना चाहिए। आप ऐसे 100 सवाल, 50 सवाल, जितने भी सवाल हो सकते हैं, उनका अनुमान करते हुए उनके उत्तर लिख लिख के याद करें। मैं अपने विद्यार्थियों को इस बात के लिए उदाहरण देता हूं कि आप देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए आप बैठने वाले हैं। इसको आप ये मान लीजिए कि आप भारत के लिए क्रिकेट टेस्ट मैच खेलने वाले हैं। भारत के लिए क्रिकेट के टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाने वाले सचिन तेंदुलकर भी
अपने रिटायरमेंट वाले दिन तक भी मेरा पूरा विश्वास है कि ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जब उन्होंने सुबह उठ के 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे प्रैक्टिस ना की होगी। जब सचिन तेंदुलकर, जो कि क्रिकेट के लीजेंड माने जाते हैं, वो इतनी तैयारी कर सकते हैं, तो आप हम क्या चीज हैं। अगर हम पहले दिन से, जिस दिन से हमने संकल्प लिया है कि हम किसी भी परीक्षा की, सिविल सर्विसेज ही नहीं, किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए हम लग रहे हैं, तो अगर हम अपनी तैयारी का स्तर वहां तक नहीं ले जाते तो फिर कोई भी बात करना बेकार है। तीसरी बात जो ध्यान देने की, वो है मौलिकता। बिल्कुल सही उत्तर से भी ज्यादा जरूरी है, उत्तर तो सारे सही होंगे, लेकिन आपके उत्तर में ऐसी कौन सी नई बात है, ऐसा कौन सा नयापन है, उसी से आपकी सफलता एक तरह से मुझे लगता है तय होगी। अब मैं आता हूं जल्दी से आधुनिक काल के पाठ्यक्रम के बारे में। जो पाठ्यक्रम जो दूसरे प्रश्न पत्र में हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, वो रवि भाई ने बता दिया। मैं केवल पाठ्यक्रम में जो आधुनिक काल की जो चीजें हैं उनके बारे में जल्दी जल्दी कुछ बातें आपको रख देता हूँ। एक तो देखिए, हिंदी गद्य की जो अन्य विधाएं जिनको कहा जाता है, अब जिनको कथेतर का नाम भी दिया जाता है, उन कथेतर विधाओं के संबंध में बहुत अधिक सामग्री नहीं है। जो जो बाजार में जो नोट्स मिलते हैं या जिन नोट्स की चर्चा हमारे पूर्व वक्ताओं ने की है, उनके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता। निश्चित रूप से वो कह रहे हैं तो वो अच्छे ही नोट्स होंगे, लेकिन मैं एक समग्रता में आप लोगों को एक सूत्र देना चाहता हूँ या एक सुझाव देना चाहता हूँ। भारत सरकार के 2 संस्थान हैं जिन्होंने बहुत ये कहना चाहिए उत्कृष्ट किस्म की किताबों का प्रकाशन किया है। एक है नेशनल बुक ट्रस्ट और एक है भारत सरकार की साहित्य अकेडमी। ये दोनों आपके लिए थोड़े से मददगार हो सकते हैं। वो कैसे, मैं बताता हूँ। नेशनल बुक ट्रस्ट ने नामवर सिंह के प्रधान संपादन में एक भारत के नवजागरण के अग्रदूत करके एक सीरीज छापी थी। अब उसमें जैसे प्रेमचंद पर एक किताब है, प्रेमचंद के उस किताब की भूमिका जो है वो आपके लिए वहां सूत्रात्मक सामग्री देने का काम कर सकती है। ठीक इसी तरीके से साहित्य अकेडमी ने हिंदी साहित्य और भारतीय साहित्य से जुड़े हुए जितने भी मनीषी हैं, उन दिवंगत मनीषियों पर एक पुस्तक श्रृंखला छापी है जिसका नाम है भारतीय साहित्य के निर्माता। संयोग से मेरे पास ये 2 पुस्तकें उस सीरीज की अभी इस वक्त मेरे हाथ में है। एक आप देख सकते हैं गोविंद वल्लभ पंत नाटककार जो थे, उन पर शेर सिंह बिष्ट की, और एक श्रीलाल शुक्ल जो राग दरबारी जैसे उपन्यास के लेखक थे, उन पर प्रेम जन्मेजय की किताब है। ये मोनोग्राफ है, ये किताबें नहीं है, मोनोग्राफ है, जिनको हिंदी में विनिबंध कहा जाता है। और इसमें आइडिया यह है कि 100 पेज के अंदर उस लेखक के बारे में एक मोटी मोटी गहरी बढ़िया जानकारी आपको मिल जाए, सूचनाएं मिल जाए और एक विश्लेषण मिल जाए। ये आपके लिए थोड़े से काम के हो सकते हैं। एक और बात, जो कथेतर विधाओं के पर जो एक पूरी इकाई है, 6ठी इकाई, जिसका नाम है हिंदी गद्य की अन्य विधाएं, जिसमें ललित निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, ये 4 विधाएं हैं। पहली बार इन विधाओं पर अभी तक हिंदी में कोई किताब नहीं है। छिटपुट होगी, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन आधिकारिक किताब नहीं है। साहित्य अकेडमी नहीं, भारत सरकार की साहित्य अकेडमी ने ही पहली बार एक किताब का प्रकाशन किया 2-3 साल पहले। इस किताब का नाम है कथेतर। ये एक संपादित किताब है और ये किताब राजस्थान के जाने माने आलोचक विद्वान माधव हाड़ा जी के संपादन में आई थी और इसमें कथेतर से जुड़ी हुई सारी विधाओं पर बड़े विद्वानों के आलेख हैं जो कि अपडेटेड अभी तक के हैं। दूसरी बात, हालांकि जो रवि ने और राघव प्रकाश जी ने जो बातें कही, वो सब उनको मैं काट नहीं रहा हूं या उनसे मैं अपना मत अलग नहीं रखना चाहता, क्योंकि मैंने कभी परीक्षा नहीं दी और न मैं उस परीक्षा से सीधे सीधे जुड़ा रहा किसी भी तरीके से, पढ़ाने के तौर पर या कोचिंग के तौर पर। लेकिन मैं एक बात जरूर मैं अपने अनुभव से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पाठ्यक्रम से जुड़े हुई जो रचनाकार हैं और जो विधाएं हैं, उन विधाओं और उन रचनाकारों पर आपको जो सर्वोत्तम चीजों की तलाश करनी है, इन नोट्स और इन सारी जो चीजों के बारे में इन दोनों मित्रों ने बताया, उन सबको आप जरूर देखिए। लेकिन जैसे मैं आपको एक उदाहरण देके बात कहना चाहता हूँ, कहानी पर आप काम कर रहे हैं, आधुनिक हिंदी कहानी पर, तो आपको नामवर सिंह, विजय मोहन सिंह और मधुरेश, ये जो कहानी के 3 मेरी समझ में बड़े आलोचक है, देवीशंकर अवस्थी भी हो सकते हैं इसमें, इन लोगों की जो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित सामग्री है उनको जरूर देख लीजिए। इसी तरह से उपन्यासों पर नेमीचंद जैन और चंद्रकांत बांदी वडेकर और गोपाल राय
का जो काम है उपन्यासों पर, उसको जरूर देख लीजिए। कविता पर, जो आधुनिक काल की कविता है, बल्कि ये कहूंगा मैं कि 36 के बाद की कविता है या स्वातंत्र्योत्तर कविता है, उस पर आपको नामवर सिंह और नंदकिशोर नवल की किताबें आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। इसी तरीके से नाटकों पर नेमीचंद जैन, बच्चन सिंह और गिरीश रस्तोगी की किताबें आप देख सकते हैं। निबंधों पर बहुत किताबें नहीं है, कुछ आपको संपादित किताबें मिलेगी, और एक किताब जो कि हरियाणा हिंदी ग्रंथ अकादमी ने छापी है, डॉक्टर कमला प्रसाद की वो किताब थी, आधुनिक हिंदी निबंध या ऐसा कुछ उसका नाम था, उसको आप देख सकते हैं। एक किताब का और मैं जिक्र करना चाहता हूँ इन अन्य विधाओं के लिए, और इन कहानी, मतलब मैं ये कह सकता हूँ गद्य विधाओं के लिए, गद्य विधाओं के इतिहास और गद्य विधाओं के विश्लेषण के लिए एक बहुत बढ़िया किताब भारतीय ज्ञानपीठ ने मुख्यतः आग्रह करके लिखवाई थी, विजय मोहन सिंह ने। इस किताब का नाम है आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का विकास और विश्लेषण। ये किताब लगभग उसी तरह की किताब है जिस तरह की किताब रवि रंजन हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में रामस्वरूप चतुर्वेदी की किताबों का जिक्र कर रहे थे। कुछ रचनाकारों पर भी इसी तरीके से आप देख सकते हैं। मुक्तिबोध पर नामवर सिंह, नंदकिशोर नवल और कुछ नए लोगों का काम है जिनको आपको देखना चाहिए। इसी तरह से जो भारत सरकार की के पब्लिकेशन डिवीजन से जो पत्रिका निकलती है आजकल, उसके कुछ अंक जो आपके पाठ्यक्रम से जुड़े हुए रचनाकार हैं, उन पर जो समय समय पर अंक आए, उनको प्रकाशन विभाग ने पुस्तकाकार भी प्रकाशित किया है, उनको भी आप देख सकते हैं। कुछ और साहित्यिक पत्रिकाओं को भी आप देख सकते हैं। पिछले साल यानी कि 19-20 से या 20-21 में फणीश्वर नाथ रेणु की जन्म शताब्दी पूरे हिंदी जगत ने धूमधाम से मनाई। उन पर कम से कम 20-25 पत्रिकाओं ने विशेषांक निकाले। मैला आंचल आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। मैला आंचल पर पिछले एक साल में मेरी ऐसी समझ है कि नहीं करके भी 100 नए लेख लिखे गए। तो मैला आंचल पर हम सब जानते हैं कि सबसे बढ़िया लेख हमको पुराने लेखों में जो मिलता है वो नेमीचंद जैन का है, लेकिन इधर जो 100 नए लेख आए हैं, उनमें अगर आप एक चयन धर्मिता के साथ में, एक दृष्टि के साथ में आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत काम का होगा। आखिर में नट शेल में 2-3 बातें और मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा। एक बात याद रखिए, आप देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा के उम्मीदवार हैं। अगर आप अपना उत्तर कितना भी बढ़िया लिखते हुए वर्तनी की छोटी सी भी गलती करते हैं, अनुग्रहित आपने गलत लिख दिया, तत्व आपने गलत लिख दिया, आप यकीन मानिए अगर हिंदी का कोई, जैसे मैं ये भी कह दूं कि खपती अध्यापक या खपती ना भी है लेकिन वो सच्चा अध्यापक है, अगर राघव प्रकाश जी वो कॉपी चेक करेंगे तो मैं दावे से कहता हूं कि उसको वो नाराज होंगे, वो अनुग्रहित गलत लिखा हुआ देखकर। मैं अभी देख रहा था प्रेजेंटेशन में भी कहीं एक जगह वर्तनी की गलती थी तो उन्होंने उसी वक्त उसको ठीक किया। ये देखिए, इस ये संकेत है, ये संकेत इस बात का है कि आपसे एक गलती की भी अपेक्षा नहीं है। उसका कारण ये है कि आप जब एक जिले के हाकिम बनेंगे, पुरानी भाषा में हाकिम कहते थे, आजकल कलेक्टर कहते हैं, आप जब एक पूरे जिले के कलेक्टर बनेंगे, आप अगर एक छोटी सी भी गलती कर देंगे तो आपकी उस गलती से उस जिले के लोगों के जीवन पर कोई विपरीत असर पड़ सकता है। तो आपसे गलती की अपेक्षा की ही नहीं जा सकती। आपसे गलती होने का मतलब है कि हमारे देश का नुकसान, वो अफोर्ड नहीं किया जा सकता। तो ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि हिंदी की कैसी भी गलती, किसी भी तरह की गलती आपसे न हो, उसके तरीके हैं, आप सब लोग जानते हैं कैसे आप अपनी भाषा को बेहतर बना सकते हैं। किताबें उपलब्ध है, चाहे वो हिंदी भाषा जैसी किताब जो खुद राघव प्रकाश जी की है, या भारत सरकार के पब्लिकेशन डिवीजन ने जो डॉक्टर विजय अग्रवाल की सीरीज में कुछ किताबें छापी, अपनी हिंदी सुधारे जैसी किताबें, उन सबको आप देख सकते हैं। कुल मिला के आपकी भाषा में कोई गलती अगर हुई तो वो आप मानिए कि आपके लिए नुकसान है। और आखिरी बात यह कि किसी भी परीक्षा में, चाहे वो आईएएस की परीक्षा हो, चाहे वो बीए या एमए की परीक्षा, मुझे लगता है उसमें सर्वोच्च स्थान पर जाने का एक ही सूत्र है, और वो सूत्र ये है कि आपका उत्तर वो हो जो कोई ना लिखता हो, जो कोई ना लिख सके। और वो क्या उत्तर हो सकता है ये भी आप ही जान सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं जानता कि वो उत्तर कौन सा हो सकता है। मैं अपनी पढ़ाई के दिनों में, बीए के दिनों में, एमए के दिनों में ऐसे उत्तरों की तलाश में चित्तौड़ कॉलेज में पढ़ता हुआ उदयपुर के पुस्तकालयों तक भटकता था। आप लोगों के पास अब तो गूगल है, और इतने सारे अनुभवी लोगों का जो इन्होंने सब इतनी मेहनत से, चाहे वो कोचिंग संस्थानों के नोट्स हो, चाहे और दूसरी किताबें, उन सब का सागर आपके सामने पड़ा हुआ है। आप अपनी बुद्धि से, अपने कौशल से
और अपनी सूक्ष्म दृष्टि से मैं ये कह सकता हूँ कि एक मौलिक उत्तर बनाने की कोशिश करें किसी भी विषय पर, और उस मौलिक उत्तर को आप लिखेंगे, निस्संदेह आपको सफलता मिलेगी, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, मुझे लगता है मैंने 10 मिनट से ज्यादा ही समय ले लिया होगा। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और मैं फिर से हमारे राजस्थान के उच्च शिक्षा विभाग को इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए बधाई देता हूँ। ये भी कहता हूँ साथ साथ कि अगर हम पढ़ाई में, शिक्षा में का जो हमारा मूल लक्ष्य है, शिक्षा को गहराई से हम ले दें, तो ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं भी स्वतः ही हमारे विद्यार्थी बहुत अच्छे से निकाल सकेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पल्लव। कुछ प्रश्न जो कुछ शोधार्थियों, विद्यार्थियों ने सोशल मीडिया में और कुछ व्हाट्सएप पर भी मैं लगातार देखे जा रहा था, मैं उसमें प्रश्न आए हैं। अधिकांश दर्शकों ने तीनों वक्ताओं की शुभाशंसाएं की हैं। एक प्रश्न डॉक्टर राघव प्रकाश सर से, हमारे एक सह अध्यापक है, उनका प्रश्न है कि प्रतियोगी परीक्षा में मानकीकरण का प्रश्न आता है और खासतौर से उसकी प्रासंगिकता को देखते हुए सोशल मीडिया और मानकीकरण पर यदि ऐसा प्रासंगिक प्रश्न आता है तो किस ढंग से उत्तर लिखा जाए? राघव प्रकाश जी सर। मानकीकरण का जो प्रश्न है काफी स्थापित है, वो भी मानक रूप में ही होना चाहिए, और इसलिए सोशल मीडिया से मानकीकरण लेना अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जो हिंदी का शिक्षक देखेगा उसकी अपेक्षाएं हैं कि मानकीकरण का क्या किया। तो मानकीकरण की दृष्टि से जो देवनागरी लिपि का मानकीकरण भारत सरकार के द्वारा, उसके केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा जो मानकीकरण को लेकर के पुस्तिका प्रकाशित है, उसके अनुसार ही हमारा होना चाहिए। और बहुत संक्षेप में, और डॉक्टर पल्लव ने जो संकेत कर ही दिया, तो मैं कहना चाहता हूं कि मेरी पुस्तक में दो खास बातें मानकीकरण को लेकर। एक तो चैप्टर है जिसमें कि मानकीकरण क्या है वो भारत सरकार का ज्यों का त्यों दिया गया है, और दूसरा पूरी पुस्तक उसी मानकीकरण को आधार लेकर के लिखी गई है। उसका सारा वो मानक ही रूप है। उसमें मैंने ध्यान रखा है कि जिस मानकीकरण की बात भारत सरकार करते हैं वह पुस्तक भी उसी प्रकार से मानकीकृत होनी चाहिए, तो उसको देखा जाना चाहिए। और उसमें बहुत बताया जाता है कि ये अमानक रूप है और ये मानक है, अमानक रूप है, मानक है, मानक का ही उपयोग करना चाहिए। डॉक्टर पल्लव ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। हिंदी में अगर आपने अमानकीकृत अपनाया तो फिर आपके बारे में अच्छी इमेज नहीं बन सकती, और अगर ये अशुद्धियां और अमानकी प्रयोग किया गया आपने, इसका मतलब है कि आप लापरवाह हैं, इसका मतलब है कि जो बारीक चीजें उसको नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब है कि क्या होना चाहिए इसकी और आपका ध्यान ही नहीं है। इसका मतलब ये कुल मिलाकर के आपकी पर्सनैलिटी जो है वो एक बहुत कैजुअल है। तो आप कैजुअल रूप में लाइफ को ले रहे हैं, आप कैजुअल रूप में, आपको बिंदी कहाँ लगनी चाहिए कहाँ नहीं लगनी चाहिए इसका पता नहीं, आपको कहां पर विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए इसको आपको पता नहीं। अब नई को कैसे लिखेंगे, या के ऊपर बड़ी की मात्रा लगाएंगे या ई के ऊपर बड़ी की मात्रा लगाएंगे, यही आपको पता नहीं है। तो भाई आप एक जिंदगी के बड़े फैसले करने जा रहे हैं इस देश के लिए, तो इन छोटी छोटी बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। राइट, बहुत सुंदर सर। रवि रंजन जी जो अपना व्याख्यान दे रहे थे, किसी दर्शक ने पूछा था, जो हालांकि उन्होंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया था कि हिंदी साहित्य विषय को कितना समय हम मान के चलें कि इस विषय को हम पूरा कर सकते हैं। जैसे बहुत बड़ा वेग प्रश्न है, मेरे हिसाब से बहुत बड़ा वेग प्रश्न है कि कितने समय में हिंदी साहित्य को हम पूरा कर सकते हैं। रवि रंजन जी सर, आपकी आवाज सर म्यूट है, अनम्यूट कीजिए रवि रंजन जी। सर अब आवाज आ रही है? जी आ रही सर। ये प्रश्न इस प्रश्न का उत्तर परीक्षार्थियों पर निर्भर करता है। आपने अपनी तैयारी के लिए कितना वक्त निर्धारित कर रखा है, और चूंकि जब तैयारी करनी है तो आपको जीएस भी देखना है, आपको करंट अफेयर्स भी देखना है, उसमें से एक वैकल्पिक विषय भी है। तो जब आप वैकल्पिक विषय के लिए आप अपनी दिनचर्या में कितना वक्त निर्धारित करते हैं, और उससे आपकी हिंदी साहित्य को लेके आपकी खुराक कैसी रही है, इस पे भी डिपेंड करता है कि आप, हो सकता है जो हिंदी साहित्य से पहले से पढ़ा हुआ विद्यार्थी हो उसके लिए 2 महीने काफी हो, लेकिन जो बिल्कुल फ्रेश लड़का है उसको मिनिमम 4 महीने लगेंगे। क्योंकि देखिए इसका जो गद्य और पद्य का हिस्सा है,
अब यूपीएससी जिस तरह के प्रश्न पूछने लगी है, जिसमें आपको हर एक पेपर का पहला और पांचवा प्रश्न अनिवार्य है, पहले और पांचवें प्रश्न में भी आपको 5 विकल्प हैं। तो पहले जो सिलेक्टिव होने की छूट सिलेबस में आपको थी, आप विगत 10 वर्षों के प्रश्न को देख के आप कुछ इलाके चिन्हित कर लेते थे जो स्कोरिंग होते थे, जो महत्वपूर्ण कवियों के, महत्वपूर्ण रचनाकारों से संबंधित थे। अब वो मामला नहीं रहा, इसलिए आप विषय वस्तु को तो आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। तो जाहिर है अगर कोई नया परीक्षार्थी है तो उसे टेक्स्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब जो मेरे ख्याल से मेरी बात को कई लोगों को ठीक नहीं लगा होगा, मैंने हिंदी पढ़ा है, तो मैं भक्ति काल के लिए मैंने अलग से लोकवादी तुलसी विश्वनाथ त्रिपाठी की पढ़ी, मैंने अलग से सूरदास और भक्ति काल आंदोलन मैनेजर पांडे सर का पढ़ा, मैंने जायसी के लिए विजय देव नारायण शाही पढ़ी। लेकिन आज की चर्चा विशुद्ध रूप से हिंदी विषय की सिविल सेवा की तैयारी को लेके था, और उसमें चूंकि मैं परीक्षार्थी रहा हूं तो मैं ये जानता हूं कि वक्त का प्रबंधन भी सफलता की एक महत्वपूर्ण कसौटी है। और इसीलिए आप एक एक विषय पे, अगर आप महिला आंचल पे अलग से नेमी चंद्र जैन को पढ़ें, आधुनिक काव्य की प्रवृत्तियां नामवर सिंह को पढ़ें, छायावाद पे अलग से नामवर सिंह को पढ़ें, प्रगतिवाद पे अलग पढ़ें, तो वाकई बहुत वक्त लगेगा। और जो हिंदी या सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन पैटर्न है, एक समझदार लड़का किसी भी मेंस के ऑप्शनल पेपर को 3 से 4 महीने से ज्यादा नहीं दे सकता। देखिए अक्टूबर से मई तक का समय तो आपको प्री में जाना जाएगा, तो आपके पास या तो 1 वर्ष पहले तैयार कर लीजिए या फिर प्री के एग्जाम और मेंस के बीच का समय। तो मेरा इसमें मानना है कि आप अपने अध्ययन के घंटे कितने निर्धारित करते हैं, पूर्व से आपकी उस विषय पर कितनी पकड़ है, मतलब विषय से संबंधित सामग्रियों का कितना आपने अध्यापन किया है, और तीसरी कि भाई आपकी याददाश्त और आपकी लेखन शैली कैसी है। जैसा पल्लव सर और पूर्व के वक्ता ने भी कहा कि भाषाई अशुद्धता, अगर आप भाषा के ही विद्यार्थी हैं तो भाषाई अशुद्धता स्वीकार्य नहीं होगी। तो वैसे लोग जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं और उनको अगर भाषा लिपि वर्तनी पर अगर काम करना पड़े तो जाहिर है उनका समय हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों के मुकाबले बढ़ जाए। इसका कोई एक सदा हुआ समय नहीं मैं बता सकता। बहुत बढ़िया सर रविरंजन जी। एक प्रश्न आया है डॉक्टर पल्लव सर से, कुछ शोधार्थी पूछना चाह रहे हैं विद्यार्थी कि उत्तर लिखने में यदि मूल्यांकन के संबंध में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो चूंकि साहित्य का विद्यार्थी है और भाषा का विद्यार्थी है, तो एक ऊहापोह में होता है कि उत्तर वस्तुनिष्ठता लिए हो या व्यक्तिनिष्ठता लिए हो, क्योंकि साहित्य कई प्रकार के वादों और विवादों से भरा पड़ा रहता है। ये अपेक्षा चाहते हैं कि वस्तुनिष्ठता लिए हो या व्यक्तिनिष्ठता लिए हो। देखिए इसीलिए ये बहुत बढ़िया सवाल आ गया, मैं ये बात कहना चाहता था लेकिन ये बात मैं नहीं कह पाया जल्दी में। मैंने जब साहित्य अकेडमी की किताबों का जिक्र किया, साहित्य अकेडमी हमारे देश की साहित्य की सर्वोच्च संस्था है। उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि देश में प्रधानमंत्री किस विचारधारा के हैं या किस दल की सरकार है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं। वो एक स्वायत्त संस्थान है जिसका काम है साहित्य के बारे में एक सही चीजों को आगे बढ़ाना और सही चीजों का प्रकाशन करना। तो जब हम साहित्य अकेडमी या नेशनल बुक ट्रस्ट की किताबों का मैं जिक्र कर रहा था, तब मैं ये कहना चाहता था अपने मन में, लेकिन मैं नहीं कह पाया कि इन किताबों को पढ़ने का एक बड़ा लाभ यह है कि ये किसी वैचारिक आग्रहों या दुराग्रहों से मुक्त किताबें हैं। तो आप मुक्तिबोध पर बात करते हुए आपको किसी खास राजनीतिक दल की आलोचना करने या किसी खास राजनीतिक दल की प्रशंसा करने की अपेक्षा आपसे नहीं की जा रही है, बल्कि आपसे ये अपेक्षा की जा रही है कि मुक्तिबोध, अगर आप जैसे उदाहरण के लिए मुक्तिबोध पर आप बात कर रहे हैं, पूछा गया है, तो एक तो हमारी हिंदी कविता के ट्रेडिशन में, हिंदी कविता की परंपरा में उन्होंने क्या मौलिक किया, नंबर 1, और दूसरा ये कि उनकी अभिव्यक्ति की शैली में क्या मौलिकता है, और तीसरा वो अपने जमाने से कैसे आगे या अलहदा है। मुझे लगता है अगर ये तीनों बातों पर मुझे कुछ कहना या बोलना या लिखना पड़े तो मुझे इसमें वैचारिक वादों की उतनी जरूरत नहीं होगी जितना कि उनकी कविता में गहराई से जाकर विश्लेषण करने की। तो आप लोग बिल्कुल वैचारिक आग्रहों मताग्रहों के चक्कर में ना पड़े। आप लोगों का काम है साहित्य की परंपरा में भाषा के इतिहास को देखते हुए उस कवि या लेखक या कृति के महत्व का मूल्यांकन करना और उस कृति के बारे में या उस रचनाकार के बारे में आपके मन में जो नया या मौलिक विचार है वो बताना। बहुत बढ़िया डॉक्टर पल्लव,
इसी के साथ हमारा यह संवाद पांडे साहब, मैं एक प्रश्न अगर मुझे रंजन साहब से थोड़ा पूछने की, क्योंकि ये उसका अनुभव ही है, इसलिए एक प्रश्न की इजाजत अगर दें मुझे। सर, प्रश्न की इजाजत है, समय वैसे ज्यादा हो चुका है। अच्छा, रवि रंजन जी से गुजारिश करूंगा कि उसको बहुत ही सीमित समय में रवि रंजन जी। आगे सर। रवि रंजन साहब, देखिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन है हमारे प्रतियोगिताओं को ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर। अगर आपका ग्रेजुएशन के स्तर पर साहित्यिक वृत्ति है, साहित्य का संस्कार है, अच्छी भाषा है और संवेदनशीलता आपकी अच्छी है, तो आप साहित्य के विषय के साथ बहुत अच्छी तरह से न्याय कर सकते हैं और तब आप 4 और 6 महीने में तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत से बीटेक वाले बच्चे आते हैं, एमबीबीएस किए हुए बच्चे आते हैं, जो जिनके पास में हिंदी साहित्य का कोई नहीं, और क्योंकि पिछली बार कुछ इंजीनियर्स हिंदी साहित्य लेकर के और आईएएस बन गए, उस चक्कर में बहुत से लोग दौड़ते हैं, करते हैं। अब वहां पर जो पल्लव साहब कह रहे थे कि कहीं न कहीं मौलिकता तो होनी चाहिए उत्तर में, अगर वरना तो नोट्स तो सभी के एक जैसे से हैं, लेकिन आप अपनी विशिष्टता कैसे दिखाएंगे? उस विशिष्टता के लिए आपके पास में चिंतनशीलता आपकी होनी चाहिए, थॉट की क्रिएटिविटी आपकी होनी चाहिए। उसका चैलेंज कैसे करोगे? वरना तो ज्यादातर बच्चे अपना भविष्य चौपट कर लेते हैं और चंद कुछ बच्चे हैं, उनके नाम पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपना प्रचार करती हैं और बाकी बच्चे नष्ट हो जाते हैं। तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ आप अपनी क्रिएटिविटी का न्याय अपने व्यक्तित्व के साथ, अपने सपने के साथ कैसे करेंगे, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। सर ने इतना बड़ा प्रश्न कह दिया है, इसका उत्तर देना बड़ा कठिन है। लेकिन अगर आप परीक्षा के परिणामों को देखें सर, तो ज्यादातर जो सफल विद्यार्थी हैं, यूपीएससी आपको भावुक होने का वक्त नहीं देता है। कई ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिन्होंने बैकग्राउंड बदल के, मैकेनिकल इंजीनियर के बच्चे हिंदी में स्कोर कर जा रहे हैं और हिंदी से जेआरएफ के बच्चे 300 नहीं क्रॉस कर रहे हैं। वजह यह है कि यूपीएससी आपसे विशेषज्ञता की मांग नहीं करता है। यूपीएससी के सिलेबस के डिजाइन करने में ही ग्रेजुएशन लेवल के पाठ्यक्रम को रखा गया है और ये आपसे विषय की विशेषज्ञता नहीं, विषय की एक ग्रेजुएट बच्चे के स्तर पर जो एक सामान्य विशिष्ट समझ होनी चाहिए उसकी मांग करता है। इसलिए मैं कोचिंग की कहीं से पैरवी नहीं कर रहा हूं। मैंने खुद, पल्लव सर जानते हैं, मैंने खुद ही कोचिंग नहीं की है। मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ाते हुए इस सेवा में आया था। लेकिन मैंने ये जरूर महसूस किया है कि एक एक विषय और एक एक रचनाकार पर किताबें इतनी हैं कि अगर एक औसत विद्यार्थी उन किताबों का अध्ययन करेगा, मैं लोकवादी तुलसी अगर पढ़ने जा रहा हूं तो तुलसी के राम के साथ साथ मैं मीरा पे भी पढ़ लूंगा, इतना अच्छा लिखा है विश्वनाथ त्रिपाठी ने। अकथ कहानी प्रेम की इतना बढ़िया पुरुषोत्तम अग्रवाल ने लिखा है कि उनके लेखन और डिबेट्स को जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया, हो सकता है मैं उतनी मोटी किताब पढ़ने लगूं। तो ये बहुत खतरा है कि तैयारी जिस विषयगत अनुशासन की समयबद्धता की मांग करती है वो भंग हो जाता है। इसीलिए इतिहास, ज्योग्राफी में टॉपिक्स के कुछ एस्टैब्लिश्ड राइटर हैं, लेकिन हिंदी में प्रामाणिक इतिहास रामचंद्र शुक्ल के बाद जो परीक्षोपयोगी है वो या तो विश्वनाथ त्रिपाठी के संक्षेप के लिहाज से या रामस्वरूप चतुर्वेदी सर का है। अब एक एक प्रवृत्ति पे अगर हम लोग किताब पढ़ेंगे तो सर समेटने का संकट है। मैंने जो कहा अगर वो अनुचित भी है तो मैं उसकी पैरवी सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ ये हमारा जो समूह चर्चा और इस संवाद का ये सत्र है, जिसे मैं केवल 3 शब्दों में समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, जरूरत कर रहा हूँ। आदरणीय राघव प्रकाश जी, अनुभव का वृहद फलक। रवि रंजन जी, पूरी व्यू रचना का एक मास्टर स्ट्रोक। और डॉक्टर पल्लव, साहित्य और प्रतियोगी परीक्षाओं का एक सम्यक अध्ययन और अनुशीलन। इन तीनों विद्वत साथियों और विद्वत महानुभावों का मैं ज्ञान सुधार मंच की ओर से हार्दिक आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के हमारे रोधा और संरक्षक संदेश नायक सर का,